Yes, dear student, welcome in our video classes. Today we are discuss on penile prosthetic hyperplasia. ठीक है, BPH जिसको शॉर्ट में बोला जाता है। तो मेनली जो है ये आता है मेन जेनेटो यूरिनरी डिसऑर्डर के अंदर। ठीक है, मेनली जो कंडीशन है वो मेल में होती है। ठीक, और इसमें एनलार्जमेंट हो जाता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसका। ठीक है, तो एनलार्जमेंट होने की वजह से क्या होगा कि प्रोस्टेट जो ग्लैंड है उसका हाइपरप्लेसिया होने की वजह से, यानी उसका जो साइज़ बढ़ने की वजह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो नॉर्मल यूरिन पथ है वो उसको कंप्रेस कर देगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं यूरिनेशन से रिगार्डिंग जो है प्रॉब्लम वो आने लगेगी। तो मेनली जो है ये कंडीशन वो इसमें देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है जो एज के साथ बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे हम बात करें benign prostatic hyperplasia, तो may be defined as enlargement of prostate due to the hyperplasia। ठीक है, तो enlargement हो रहा है यहाँ पर, किसका enlargement हो रहा है? प्रोस्टेट का enlargement हो रहा है। ठीक है, अब प्रोस्टेट का enlargement क्यों हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि एज के साथ जो है उसके अंदर इस तरह के जो है चेंजेस हो रहे हैं, एनाटॉमिकल चेंजेस, कुछ जो है हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उस वजह से जो है एनलार्जमेंट हो रहा है, जो कि मेनली क्यों होता है? एजिंग की वजह से, जो कि देखा जाए तो आफ्टर 45 ईयर्स स्टार्ट होता है। और मेन जो उसका इंसिडेंस माना जाता है वो माना जाता है कि जिनकी एज जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा ये कंडीशन होने की जो है रिस्क बढ़ती जाती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि यहाँ पर मेन जो है कि जब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, डायरेक्ट इम्पेक्ट उसका किस पे आएगा? यूरिनेशन पैटर्न पे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी, अर्जेंसी, पेनफुल यूरिनेशन, पेनाइल डिस्कम्फर्ट, ये सारे जो है देखने को मिल सकते हैं साइन एंड सिम्टम के तौर पे। इंसिडेंस की बात करें, इंसिडेंस यानी कि वो डिजीज़ कितना ज़्यादा हो रही है, किन लोगों में हो रही है, तो मेनली यहाँ मेन में हो रही है। ठीक है, जिनकी 50% केसेस देखने को मिलते हैं जिनकी एज 45 या 50 ईयर से ज़्यादा है, और 80% केसेस देखने को मिलते हैं जिनकी एज 70 टू 80 ईयर हो जाती है उनके अंदर। ठीक है, तो हर एक के अंदर जो है इसका रिस्पॉन्स अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कुछ में जो है इसका इस तरह का रिस्पॉन्स होता है कि कोई उसकी वजह से डिफ़िकल्टी नहीं होती और उनको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, यानी बहुत ही माइनर सिम्टम देखने को मिलते हैं। वहीं किसी के अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है, बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है, उनका यूरिनरी जो है आउटफ्लो बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। उस कंडीशन में वहाँ पर जो है सर्जिकल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इटियोलॉजी की, तो इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? तो इसका कोज नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टूड, यानी एग्जैक्ट क्योज क्यों है, ऐसा क्यों होता है, वो नहीं अभी तक पता चल रहा है, उस पर अभी तक रिसर्च की जा रही है। बट पॉसिबल रिस्क फैक्टर मान के चलते हैं कि ओल्ड एज में देखने को मिलता है, ओबिसिटी, जो लोग जिनका वेट जो है वो ज़्यादा होता है उनके अंदर देखने को मिलता है, लो फाइबर इनटेक, ऐसे इंडिविजुअल जो फाइबर डाइट ज़्यादा नहीं लेते हैं उनके अंदर जो है कम देखने जो है ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। जिनका फाइबर इनटेक कम होता है उनमें ज़्यादा ये होगी कंडीशन। ठीक है, और जो फाइबर डाइट से मतलब ऐसी डाइट जिसमें कि रेशेदार जो है फल वगैरह हुए, और अगर हम बात करें दलिया, ये सब जो डाइट है ये सब क्या है? हाई फाइबर डाइट है। अगर इन डाइट को कोई नहीं ले रहा है, कोई फास्ट फूड ज़्यादा ले रहा है, जंक फूड ज़्यादा ले रहा है, उसमें ज़्यादा कंडीशन देखने को मिलेगी। फैमिली हिस्ट्री, जिसकी फैमिली में पहले से प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो अगर किसी को है तो उसको देखने को मिल सकता है कि उसको रिस्क है। चेंज इन द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन बैलेंस, तो ये मेन इसका मेन कोज यही है कि इसमें जो है हार्मोनल इम्बैलेंस होता है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का, उसी की वजह से कंडीशन होती है। ठीक है, यहाँ पर एक एंजाइम होता है एरोमेस्टेज एंड 5 अल्फा रिडक्टेज। कौन से यहाँ पर एंजाइम होते हैं? एरोमेस्टेज एंड 5 अल्फा रिडक्टेज। तो ये जो एंजाइम है, ठीक है, ये दोनों एग्ज़ाम यहाँ पर जो है क्या काम करते हैं कि ये इस लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के। तो इनकी जो है यहाँ पर प्रेजेंस जो है वो बढ़ने लगती है, और इसकी वजह से जो है हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और उसकी वजह से ये कंडीशन जो है हाइपरप्लेसिया की कंडीशन वो प्रोस्टेट के अंदर होती है। एक्यूमुलेशन ऑफ डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेटिंग बाय
एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टेटिक ग्रोथ हार्मोन एक्शन। तो ये जो है एक्यूमुलेशन डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, इसका एक्यूमुलेशन होने लगता है, यानी जितना इसकी ज़रूरत है बॉडी में उससे ज़्यादा जो है ये बनेगा और एक्यूमुलेट होएगा, और उसकी वजह से फिर ये क्या करेगा, इसकी प्रेजेंस में जो है ग्रोथ होने लगेगी, है ना, प्रोस्थेटिक ग्रोथ होगी, और जो है कंडीशन बीपीएच की कंडीशन बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया की कंडीशन बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं। तो पहले जो रिस्क फैक्टर और कॉजेज हैं इसके, जैसे ओल्ड एज है ना, अदर रिस्क फैक्टर में स्मोकिंग, ओबेसिटी, लो फाइबर डाइट, अगर ये सब किसी को, कोई इंडिविजुअल ऐसा है जिसकी ओल्ड एज हो चुकी है और ओल्ड एज में भी वो सब स्मोकिंग है, ओबेसिटी भी है, उसको डायबिटीज़ भी है, फाइबर इंटेक भी कम है, तो उसको क्या होगा, इसकी वजह से जो है वो जो एक्यूमुलेशन ऑफ डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, इसका एक्यूमुलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इस हार्मोन के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इसकी वजह से एस्ट्रोजन का लेवल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का जो है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन का, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर किसका, एस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। तो इनकी वजह से क्या होगा कि इन दोनों की जो हार्मोन है, अब हार्मोन है तो कहीं ना कहीं अपना इम्पेक्ट करेंगे। इम्पेक्ट कहाँ पर करेंगे, जो टिश्यू हैं, ठीक है, जो प्रोस्टेट टिश्यू है वो इसको रेस्पॉन्स करेंगे, और इसकी वजह से इनका नंबर ऑफ प्रोस्टेट सेल जो है वो बढ़ने लगेगा, यानी हाइपरप्लेसिया की कंडीशन वहाँ पर बनने लगेगी, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज साइज ऑफ प्रोस्टेट। अगर कहीं पर भी जो है सेल की जो नंबर ऑफ काउंट इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें कि जब जो है प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने लगेगी तो वो क्या करेगी, ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी यूरिनरी फ्लो को। जैसे हम बात करें कि अगर ये नॉर्मल यूरिनरी फ्लो है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, तो जैसे जैसे इसका साइज़ बढ़ेगा, जैसे ये नॉर्मल साइज़ है और हम बात करें कि अगर इसका साइज़ इस तरह से ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये यूरिनरी पथवे को फिर क्या करने लगेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करने लगेगा। ठीक है, तो ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है यूरिनरी पथवे, और उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम होने लगती है, नेरोइंग ऑफ यूरेथ्रा होता है, ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिनरी फ्लो पथवे, एंड यूरिनरी एबनॉर्मलिटी लाइक अर्जेंसी, ब्लैडर पेन, डिसूरिया एंड अदर साइन एंड सिम्टम जो है ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम की बात कर लें तो मेनली साइन एंड सिम्टम को यहाँ दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है वॉइडिंग सिम्टम्स। वॉइडिंग सिम्टम्स में हम बात करें, डिक्रीज इन द यूरिनरी स्ट्रीम, यानी यूरिन आउटफ्लो कम हो जाएगा। ड्रिबलिंग एट द एंड ऑफ यूरिनेशन, ठीक है, ड्रिबलिंग की कंडीशन देखने मिल सकती है। इंटरमिटेंसी, यानी कि पॉज ड्यूरिंग द यूरिनेशन, यूरिनेशन की जो है कंटिन्यूटी फ्लो नहीं होता, उसके अंदर चेंजेस होते हैं। हेजिटेंसी, शाइनेस, पेन एंड बर्निंग ड्यूरिंग द यूरिनेशन, तो ये सब जो है वॉइडिंग से रिगार्डिंग सिम्टम यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं, यानी कि नॉर्मल यूरिनेशन ना होने के साथ उसके अंदर चेंजेस होते हैं। फिलिंग ऑफ इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग, यानी यूरिनेशन होने के बाद क्योंकि पूरा कंप्लीट यूरिनेशन जो है या यूरिन आउटपुट नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यूरिन होने के बाद भी ऐसा लगेगा कि यूरिन जो है वो बचा हुआ है ब्लैडर के अंदर। ठीक है, सेकंड जो है इरिटेटिव सिम्टम, ठीक है, इरिटेटिव सिम्टम जो है यूरिनरी फ्रिक्वेंसी, इरिटेशन बढ़ेगा तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, पेनफुल यूरिनेशन होगा, है ना, नाइट के टाइम यूरिनेशन का टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, सिम्टम एसोसिएट विद इन्फेक्शन, इन्फेक्शन जो है इन्फेक्शन के सिम्टम दिखेंगे। अर्जेंसी का सिम्टम देखने को मिलेगा, यानी कि जब भी जो है बिल्कुल भी कंट्रोल जो है वो कंट्रोल ख़त्म होने लगेगा यूरिन पे। ठीक है, ब्लैडर पेन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और इनकॉन्टिनेंस, यानी कि यूरिन का आउटपुट जितना है कंप्लीट एम्प्टी नहीं हो पा रहा है और उसका रिटेंशन होने लगेगा। ठीक है, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम इसमें देखने को मिल सकते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम बात करें तो हिस्ट्री कलेक्शन, कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्शन, इंडिविजुअल की हिस्ट्री कलेक्शन, प्रॉब्लम कब से हो रही है, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है बीपीएच का, एक इंडिविजुअल का जो है डायबिटीज़ कंडीशन तो नहीं है उसको, ठीक है, एक इंडिविजुअल जो है वो उसका जो है किस तरह से उसका पैटर्न है, डाइटरी पैटर्न क्या है, लो फाइबर इंटेक तो वो नहीं लेता है, उसको कॉन्स्टिपेशन की तो प्रॉब्लम नहीं है, ये सब हिस्ट्री कलेक्शन में होगा।
और इसी के रिगार्डिंग जो है फिजिकल एग्जामिनेशन भी किया जाएगा। एब्डोमिनल और जीयू एग्जामिनेशन किया जाएगा, डिजिटल रेक्टर एग्जामिनेशन किया जाएगा। ठीक है, ये सारे जो है डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हैं, इनकी वजह से रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है तो इमेज से जो है पता चलता है, एक्सरे वगैरह किए जाते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है, यूरिन एनालिसिस से यूरिन के जो प्रॉब्लम आ रही है वो सब पता होता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, या यूरिन का लेवल जो है वो कम होगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा तो नाइट्रोजन का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ने लगेगा, यूरिया का लेवल बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो उसको कंफर्म करने के लिए ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, अब यहाँ पर जो मेन हमने स्पेसिफिक एंटीजन पढ़े थे तो वो प्रेजेंट है या नहीं है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट किया जाएगा, पर्टिकुलरली कि अगर एंटीजन प्रेजेंट है का मतलब जो है वो बीपीएच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड और बायोप्सी, यानी कि जो है अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है और बायोप्सी यानी कि एक टिश्यू लेकर के पता लगाया जा सकता है कि उसके अंदर जो है स्ट्रक्चरल कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट है यूरोफ्लोमेट्री। यूरोफ्लोमेट्री एक जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जिसमें कि यूरिन का जो है फ्लो से पता चलता है कि एक इंडिविजुअल का यूरिनरी पैटर्न जो है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ठीक है, अगर हेजिटेंसी और इस तरह का यूरिन इनकॉन्टिनेंस वाले सिम्टम्स अगर हैं तो इससे आइडेंटिफाई होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो टाइप का मेडिकल है, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में जो है नॉन फार्माकोलॉजी यानी किसी तरह का ड्रग थेरेपी नहीं करना है, यहाँ पर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे डिक्रीज कैफीन एल्कोहल, अगर इंडिविजुअल जो है अगर वो किसी भी तरह का कैफीन या एल्कोहल वगैरह ले रहा है तो उसको अवॉइड करना है। अवॉइड लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड ओवर ए शॉर्ट पीरियड, यानी उसको जल्दी से बहुत सारा पानी नहीं पीना है, फ्लूइड जो है उसको आराम से सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पानी लेना है। ठीक है, वॉइड वेन एवर द अर्ज इज प्रेजेंट एवरी 2 to 3 आवर्स, यानी जब भी उसको अर्ज लगेगा यूरिनेशन के लिए हमेशा उसको यूरिनेशन के लिए जाना है। ऐसा नहीं है कि जो है उसको अगर वो 10 मिनट पहले यूरिनेशन के लिए गया था और दोबारा ना जाए, यानी कि उसको यूरिन कंट्रोल करके नहीं रखना है। जब भी उसको फीलिंग आए यूरिनेशन का हमेशा यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, मेंटेन नॉर्मल फ्लूइड इनटेक, डू नॉट रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड, यानी उसको कभी भी जो है ये बात समझाने की ज़रूरत है कि आपको जो है अगर यूरिनेशन आ रहा है, यूरिन आना बिल्कुल बंद नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में आपको जो है अपना नॉर्मल फ्लूइड इनटेक वो रखना है। ऐसा नहीं है कि आप फ्लूइड इनटेक करना बंद कर दो। अवॉइड ब्लेडर इरिटेंट टू इंक्लूड द डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, ब्लेडर इरिटेंट जो है वो आपको अवॉइड करने हैं, जो भी आपके डेयरी प्रोडक्ट हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, कार्बोनेट बेवरेज है, ये सब क्या है अवॉइड करने हैं, इनको नहीं यूज़ करना है, नहीं लेना है। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो है इरिटेशन होता है, इनके अंदर सोल्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है इनके अंदर इस तरह के पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो उन सब की वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो है ब्लैडर इरिटेट ज़्यादा होगा और उसकी वजह से जो यूरिनेशन पैटर्न है उसका अल्ट्रेशन होने की रिस्क बढ़ जाती है, तो इन सबको अवॉइड करना है। लिमिट नाइट टाइम फ्लूइड कंजप्शन, अब क्योंकि यहाँ पर अगर नॉक्चूरिया किसी को देखने को मिल रहा है तो उसको स्लीपिंग डिस्टर्बेंस ना हो रात के टाइम में, तो उसको सजेस्ट किया जाता है कि इवनिंग टाइम से ही वो फ्लूइड इनटेक अपना जो है वो बिल्कुल लिमिटेड कर दे, एक्स्ट्रा जो फ्लूइड इनटेक ना करे, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना फ्लूइड इनटेक करे। बीपीएस सिम्टम कैन बी वेरिएबल और इंटरमिटेड, अब यहाँ पर ये सिम्टम जो है वो सब में अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है जो उनको गाइडेंस देनी चाहिए कि जो पेशेंट के सिम्टम है उसके अकॉर्डिंग लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हमको बताना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें फार्माकोलॉजिकल, यानी कि यहाँ कौन सी मेडिसिन दी जाएगी, तो मेनली क्योंकि यहाँ पर जो है जो एंटीजन है जो हार्मोनल चेंज हो रहा है तो उसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर दो मेडिसिन यूज़ की जाती है, अल्फ़ा एड्रेजेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, तो जो अल्फ़ा एड्रेजेनिक है इनके जो रिसेप्टर हैं उनको ब्लॉक कर देना है, तो ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो हाइपरप्लेसिया की कंडीशन हो रही है, जो सेल का जो हाइपरप्लेसिया हो रहा है, जो नंबर ऑफ काउंट इंक्रीज हो रहा है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है,
प्रमोट स्मूथ मसल रिलैक्सेशन इन द प्रोस्टेट, और साथ ही साथ ये क्या है, रिलैक्सेशन का काम भी करते हैं, यानी कि ये जो स्मूथ मसल से उनको रिलैक्स करते हैं ताकि जो है यूरिन फ्लो वो इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो मेनली जो इनके एग्जांपल है डोक्साजोसिन, टेराजोसिन, ये जो है टामसुलोनोसिन, ये जो है मेन इसकी ड्रग है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होती है, टामसुलोनोसिन। ठीक है, नेक्स्ट और जो है हम बात करें तो अल्फुजोसिन। ठीक है, ये कॉमन ड्रग है जो इसमें यूज़ की जाती है ताकि इंडिविजुअल को अगर यूरिन का ऑब्स्ट्रक्शन है या उसको जो है एक बार में नॉर्मल यूरिन नहीं हो पाता है, हेजिटेंसी वाला है, रिटेंशन वाला जो सिम्टम्स हैं, तो उसको जो है रिलीव करने के लिए ड्रग दी जाती है। दूसरी जो ड्रग है वो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, ये ड्रग दी जाती है। ये हेल्प करती है प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज जो है 30% तक डिक्रीज कर देती है, जो बड़ा हुआ साइज है उसको। रिग्रेशन ऑफ हाइपरप्लास्टिक ग्रोथ, यानी जो हाइपरप्लास्टिक यानी जो हाइपरप्लेसिया हुआ है, जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई है उसको कम करने के लिए जो है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर दिया जाता है। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट की हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारी अलग अलग सर्जरी जो है वो यूज़ की जाती है। फर्स्ट TURP, ट्रांसयूरेथर रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। सेकंड लेज़र प्रोस्टेक्टोमी। थर्ड ट्रांसयूरेथल माइक्रोवेव थेरेपी। फोर्थ ट्रांसयूरेथल नीडल एलिवेशन। एंड फिफ्थ सर्जिकल अप्रोच फॉर प्रोस्टेक्टोमी, यानी ये ओपन सर्जरी की बात है, सर्जिकल अप्रोच यानी डायरेक्ट सर्जरी जो है वो की जाती है। तो पहले हम बात करें TURP की, तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रोसीजर, सबसे ज़्यादा कॉमन प्रोसीजर वो TURP किया जाता है। ठीक है, कैरिड आउट थ्रू द एंडोस्कोपी, यानी एंडोस्कोपी क्या होता है कि जो एक दूरबीन लगा होता है या एक ऑप्टिक डिवाइस होती है, ऑप्टिक डिवाइस को जो है यूरेथ्रा से एंटर किया जाता है, और उसके बाद जो है जहाँ से भी एक्स्ट्रा ग्रोथ है या जो पथवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ से एक्स्ट्रा ग्रोथ जो है वो एक्स्ट्रा ग्रोथ रिमूव कर ली जाती है, उसको कट आउट किया जाता है। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज इंस्टीट्यूटेड डायरेक्टली थ्रू द यूरेथ्रा टू द प्रोस्टेट, यानी यूरेथ्रा से जो है वो इंस्ट्रूमेंट एडमिनिस्टर किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और कहाँ तक ले जाया जाएगा उसको, प्रोस्टेट तक। ठीक है, विच कैन बी द यू डायरेक्टली एंड एक्स्ट्रा एनलार्जमेंट ऑफ टिश्यू, यानी उससे हमको डायरेक्टली दिखेगा कि कहाँ पर जो है एक्स्ट्रा एनलार्जमेंट हुआ है, कि कहाँ पर किस प्रोस्टेट के कौन से पार्ट में जो है हाइपरप्लेसिया की कंडीशन है, और जहाँ पर भी होगी तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। इसका मैं अभी आपको जो है वीडियो डालने वाला हूँ साथी के साथ, तो वहाँ से आप इसको देख के बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो मेन जो हमने कंडीशन जैसे पढ़ी थी कि मेन क्या हो रहा है कि जो यूरेथ्रा है ना, उसका क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे ये हाइपरप्लेसिया की कंडीशन है, प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट हुआ और उसकी वजह से क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन आई है। तो यहाँ पर जो काम होगा TURP की सर्जरी, तो यहाँ पर ऑप्टिकल डिवाइस डाल करके क्या किया जाएगा, इसका रिमूवल कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो इसको हटाने की वजह से जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है यहाँ पर वो हटा दी जाएगी, और वापस क्या होगा कि एक नॉर्मल जो पथवे है, नॉर्मल पथवे वो वापस से एस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि नॉर्मल यूरिनरी फ्लो मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो इसका मैं अभी आपको जो है वीडियो देने वाला हूँ सर्जरी का अलग से, ताकि आपको जो भी ये सर्जरी से रिलेटेड जितनी भी सर्जरी हैं इनके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दूसरी हम बात करें तो ट्रांसयूरेथल माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी या ट्रांसयूरेथल नीडल एलिवेशन, ये दोनों के दोनों प्रोसीजर जो है वो एक ही कंसेप्ट पे काम करते हैं, हीट के कंसेप्ट पे। यहाँ पर जो है हीट को यूज़ किया जाता है, जो एक्स्ट्रा एनलार्ज टिश्यू है प्रोस्टेट के उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, और वापस से नॉर्मल यूरिनरी पथवे को एस्टाब्लिश करने के लिए जो है क्या किया जाता है, हीट का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है एक जो है डिवाइस डाली जाती है, और डिवाइस को जो है हीट वहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है, और हीट से जो है क्या होगा, जितने भी एक्स्ट्रा जो है एनलार्ज प्रोस्थेटिक टिश्यू है वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें विजुअल लेज़र एलिवेशन ऑफ प्रोस्टेट या VLAP। तो द यूज़ ऑफ लेज़र थेरेपी हैज़ रिसेंटली बीन डेवलप्ड टू ट्रीट BPH, यहाँ पर ये एडवांस्ड है प्रोसीजर।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरे प्रोसीजर से जैसे TURP, तो वहाँ पर जो है डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता था और उसकी वजह से जो इंजरी के चांसेस थे ज़्यादा थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो एक्स्ट्रा एलआर टिश्यू है उनको कट करके अलग किया जाता था। तो यहाँ पर जो है लेज़र की हेल्प से उनको डायरेक्ट लेज़र से कट किया जाएगा, वेपराइज किया जाएगा, और उसकी वजह से जो रिस्क है वो कम हो जाती है। ये एक एडवांस प्रोसीजर है। तो यहाँ पर भी सेम है, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई है प्रोस्टेट की उसको जो है वहाँ पर रिमूव करना है, पर रिमूव किसकी हेल्प से करेंगे? लेज़र की हेल्प से जो है वो रिमूव किया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करें सर्जिकल अप्रोच यानी डायरेक्ट ओपन सर्जरी। तो ओपन सर्जरी को जो है यहाँ पर प्रोस्टेक्टोमी बोला जाता है। इसके लिए जो है 3 अप्रोच यूज़ की जाती है, रेट्रोप्यूबिक, पेरिनियल और सुप्राप्यूबिक। ठीक है, तो रेट्रोप्यूबिक क्या है यहाँ पर कि जो यहाँ पर प्यूबिक एरिया है यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इंसिजन दिया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं एग्जाम यहाँ पर इमेज में, तो ये हॉरिजॉन्टल इंसिजन यहाँ पर दिया जाता है और उसकी हेल्प से फिर जो है यहाँ पर ओपन सर्जरी की जाती है। इसी तरह से जो है पेरिनियल अप्रोच में जो है यहाँ पर ट्रांसफर जो है ट्रांसवर्स इंसिजन दिया जाता है पेरिनियल एरिया में और सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है। और सुप्राप्यूबिक अप्रोच में जो है यहाँ पर वर्टिकल, ठीक है, यहाँ पर जो है क्या दिया जा रहा था, ट्रांसफर इंसिजन दिया जा रहा था। यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल दिया जा रहा था, यहाँ पर ट्रांसवर्स या सेमी सर्कुलर जो है इंसिजन दिया जा रहा है, और यहाँ पर जो इंसिजन दिया जाएगा वो वर्टिकल दिया जाएगा, यानी जो है एब्डोमेन में डायरेक्ट फ्रॉम जो है अप टू डाउन जो है यहाँ पर इंसिजन दिया जाएगा। तो ये सिर्फ इंसिजन जो है वो दिया जाएगा, यानी जो कट लगाया जा रहा है सर्जरी के लिए, जो ओपनिंग बनाई जा रही है वो अलग टाइप की है। बाकी जो है यहाँ पर क्या किया जाए, डायरेक्ट ओपन किया जाएगा एरिया को और ओपन सर्जरी परफॉर्म की जाएगी। तो ये भी जो है आजकल इसका भी यूज़ बहुत कम हो गया है, क्योंकि इसमें जो है ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। ओपन है तो इंसिजन बड़ा होगा तो रिकवरी में भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसके अलावा जो बाकी की अप्रोच है वो अप्रोच ज़्यादा यूज़ की जाती है, जो हमने पहले डिस्कस की है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट। असेसमेंट में ऑब्टेन द हिस्ट्री ऑफ वॉइडिंग सिम्टम इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द डे एंड नाइट टाइम ड्यूरेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन किया जाता है, जिससे हमको पता चलता है कि जो इंडिविजुअल का यूरिनरी पैटर्न किस तरह का है, प्रेजेंस ऑफ अर्जेंसी, डिस्यूरिया, सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट ब्लैडर, इनटेक आउटपुट चार्टिंग। ठीक है, ये सब परफॉर्म किए जाते हैं। परफॉर्म रेक्टल एग्जामिनेशन टू असिस्ट द साइज शेप of the prostate and abdominal examination to detect the distended bladder, degree of prostatic enlargement। ठीक है, ये सारे एग्जामिनेशन किए जाते हैं कि इंडिविजुअल को कितना ज़्यादा जो है नॉर्मल से कितना ज़्यादा उसको डेविएशन देखने को मिल रहा है, कितना ज़्यादा उसको जो है चेंजेस हुए हैं। परफॉर्म सिंपल यूरोफ्लोमेट्री एग्जामिनेशन। अगर पेशेंट को प्राइवेसी का प्रॉब्लम नहीं है तो एक सिंपल ही डायरेक्ट जो है हम भी उसका यूरोफ्लोमेट्री एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, ताकि इंडिविजुअल का जो यूरिनरी पैटर्न है वो कंफर्म हो सके। वाइटल साइंस मॉनिटरिंग, अगर किसी भी तरह के वाइटल चेंज है तो वो भी यहाँ पर ऑब्जर्व किए जाएंगे, क्योंकि यूरिनेशन जो है वो अगर प्रॉपर नहीं है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ा हुआ है, सोडियम का रिटेंशन बढ़ा हुआ है, तो उसके ऊपर उसकी वजह से हाइपरटेंशन और साइन सिम्टम भी देखने को मिल सकते हैं। तो हम वाइटल साइंस जो है हर पेशेंट का ज़रूर मॉनिटर करते हैं, यहाँ पर भी करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस की। असिसमेंट के बेस पे जो है हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, तो मेनली यहाँ पर प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट को सर्जरी जो है वो की जाती है, कोई ना कोई सा उसको सर्जिकल इंटरवेंशन किया जाता है। ठीक है, तो सर्जरी से पहले अगर नर्सिंग डायग्नोसिस की हम बात करें तो एक्यूट पेन रिलेटेड टू ब्लैडर डिस्टेंशन एंड द एनलार्ज प्रोस्टेट। ठीक है, तो गोल क्या होगा, टू रिड्यूसिंग पेन एंड टू प्रमोट द कंफर्ट, है ना। इंटरवेंशन की हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले पेन का असेसमेंट करना ज़रूरी है, पेशेंट को कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, लोकेशन क्या है, इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, उसके अलावा फिर पेशेंट को हमको कंफर्टेबल पोजीशन देना है। हो सकता है उसको पर्टिकुलर पोजीशन देने से, एक्स्ट्रा पिलो देने से कुछ कंफर्ट लगे। ठीक है, उसके बाद जो है पेशेंट को जो है हमको रिलैक्सेशन मेडिसिन जो उसको एडवाइस की जाती है उनको एडमिनिस्टर करना है अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन।
नेक्स्ट हम जो है पेशेंट को यहाँ पर डाइवर्शनल थेरेपी दे सकते हैं, म्यूज़िक थेरेपी, ठीक है, बुक रीडिंग उसको दे सकते हैं, यानी किसी भी तरह से कि पेशेंट को जो है वेरियस डाइवर्शनल रिक्रिएशनल थेरेपी यूज़ करके उसका माइंड पेन से डाइवर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंटरवेंशन यहाँ पे किए जाते हैं। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू इनवेलिंग कैथेटर एनवायरमेंटल पैथोजेंस, ठीक है। तो यहाँ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है क्योंकि इंडिविजुअल को कैथेटर लगा हो सकता है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर गोल होगा टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, यानी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को कम्प्लीटली प्रिवेंट करना है। किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है? सबसे पहला, मेंटेन पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन, ठीक है। सेकंड, एजुकेट द फैमिली मेम्बर टू मेंटेन द हाइजीन एंड प्रिकॉशंस, हैंड वॉशिंग की जो प्रैक्टिस है ये सब जो है बताना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ टेम्परेचर, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग जो है टेम्परेचर की वो की जाए ताकि अगर इन्फेक्शन डेवलप्ड हो रहा है तो वो पता लगाया जा सके, ठीक है। यहाँ पर जो है एक रूटीन ब्लड काउंट जो है वो किया जा सकता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, ताकि उससे पता चले अगर WBC का काउंट बढ़ रहा है तो वो इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर पेशेंट का अगर इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है तो उसको जो भी कुछ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती है अगर वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब्ड है तो उसको देनी है, अगर प्रिस्क्राइब नहीं भी है तो फिर पेशेंट को एक हेल्दी डाइट मेंटेन करना है, हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है, हाइजीन मेंटेन करना है। सारे इंटरवेंशन इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट, अगर पेशेंट को सर्जरी हो रही है तो सर्जरी के बाद क्या नर्सिंग डायग्नोसिस होगा? तो फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस, एक्यूट पेन रिलेटेड टू इरिगेशन एंड द क्लोथ प्रेजेंट ऑफ कैथेटर एंड सर्जिकल प्रोसीजर। अब यहाँ उसको सर्जिकल अप्रोच हुई है तो किसी ना किसी तरह का उसको कट लगा है, इंसिजन हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? उसको पेन हो सकता है सीवियरली, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो हमारा नर्सिंग गोल होगा, रिड्यूसिंग द पेन एंड प्रमोट द कंफर्ट, तो यहाँ पर भी पेशेंट को सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसको जो भी एनाल्जेसिक्स मेडिसिन है वो दी जा सकती है, डाइवर्शनल थेरेपी दी जा सकती है पेशेंट को, ठीक है। ये सारे इंटरवेंशन यहाँ पर किए जाते हैं। नेक्स्ट, नर्सिंग डायग्नोसिस की हम बात करें, एंजाइटी रिलेटेड टू यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस डिफ़िकल्ट वोल्डिंग। अब एंजाइटी और डिस्कम्फर्ट उसको हो ही रहा है तो उस कंडीशन में सर्जरी के बाद भी ये एंजाइटी बढ़ सकती है क्योंकि सर्जिकल इंसिजन होने की वजह से पेशेंट का इमोबिलाइजेशन बढ़ सकता है, ठीक है। NPM रहने की वजह से उसको एंजाइटी हो सकती है ड्यू टू द थ्रस्ट, तो इन सब कंडीशन में उसकी एंजाइटी हमको रिलीव करनी है। इंटरवेंशन क्या करेंगे कि सबसे पहले पेशेंट से उसका एंजाइटी का रीज़न पूछेंगे, किस वजह से उसको एंजाइटी हो रही है। उसके अलावा उसको जो अप्रोप्रिएट हेल्थ एजुकेशन देंगे, हो सकता है उसको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो है एंजाइटी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट को जो है एक पीसफुल एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड किया जा सके ताकि पेशेंट जो है वहाँ पर रिलैक्स रह सके, एडिक्वेट रेस्ट रख सके, ठीक है। तो ये सारे इंटरवेंशन किए जाते हैं। नेक्स्ट, नर्सिंग डायग्नोसिस की हम बात करें तो इनइफेक्टिव थेराप्यूटिक रेजिमेन मैनेजमेंट रिलेटेड टू लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नर्सिंग गोल होगा इंक्रीज द इफेक्टिव थेराप्यूटिक रेजिमेन, ठीक है। यहाँ पर इफेक्टिव थेराप्यूटिक रेजिमेन किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है कि पेशेंट का नॉलेज चेक करके पेशेंट को जो है वहाँ पर कंप्लीट जो उसका हेल्थ एजुकेशन है उसका रोल क्या रहेगा अपनी तरफ से, किस तरह से वो कोऑपरेट कर सकता है, ठीक है। तो उसको एनकरेज करना, मोटिवेट करना एक्टिवली पार्टिसिपेशन के लिए, जो है उसका लैक ऑफ नॉलेज जो जो भी है उसके सारे डाउट क्लियर करना ताकि पेशेंट को जो है एडिक्वेट नॉलेज हो सके कि उसको अपना क्या रोल रहेगा, उसका खुद का उसका क्या एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा, उसके बारे में उसको एनकरेज किया जा सके, उसके डाउट्स क्लियर किए जा सके। नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है। नेक्स्ट, नर्सिंग डायग्नोसिस, रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और यहाँ पर नर्सिंग गोल होगा टू प्रिवेंट द रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं सर्जरी के तो उनको प्रिवेंट करना है, नहीं होने देना है। इसके लिए क्या इंटरवेंशन किए जाएंगे कि जो भी सर्जन के इंस्ट्रक्शन है उनको कम्प्लीटली जो है फॉलो किया जाए, पेशेंट को जो भी इमोबलाइज रखना है तो इमोबलाइज रखना है, कम से कम उसको जो है मोबिलिटी करवाई जाए। पेशेंट का जो है यूरिनरी जो है वो पैटर्न कंटिन्यूस ऑब्जर्व करना है, अगर ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसके बारे में सर्जन को तुरंत जो है इन्फॉर्म करना है,
ठीक है। उसके अलावा पेशेंट के वाइटल साइंस मॉनिटरिंग करना है, इनटेक आउटपुट मॉनिटरिंग करना है। तो इन सब से क्या है कि जल्दी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तो उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके अप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो ले लिए जाएँ। साथ ही साथ जो है पेशेंट का फ्लूइड जो है वो मेंटेन करना या इरिगेट करना जो है ज़रूरी होता है, ताकि जो भी सर्जरी से जो भी क्लॉट वगैरह बने उनको वॉश आउट किया जा सके और एज सुन एज पॉसिबल जो है पेशेंट को नॉर्मल उसकी फंक्शनिंग पे लाया जा सके। ठीक है, तो ये सारे जो हैं यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकते हैं, इंटरवेंशन हो सकते हैं। बात आती है हेल्थ एजुकेशन की कि अगर पोस्ट ऑपरेटिव के बाद भी पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर जाए तो उसको क्या क्या हेल्थ एजुकेशन हम दे सकते हैं, ताकि वो जो है अपना मैनेजमेंट ठीक से रख सके, उसकी प्रॉब्लम जो है उससे वो जल्दी रिकवर हो सके। ओरल फ्लूइड इंटेक 2 to 3 लीटर पर डे। तो यहाँ पर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिन सर्जरी के बाद जब उसका यूरिनरी पैटर्न नॉर्मल हो जाता है तब भी उसको जो है उसको मेंटेन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक करना है। मैनेजिंग यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, इनकॉन्टिनेंस की कंडीशन को नहीं होने देना है। ठीक है, ऑब्जर्व फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ यूटीआई, अगर उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के कोई भी साइन एंड सिम्टम है, फीवर वगैरह आता है, तो तुरंत डॉक्टर को आके दिखाना है, उसको निगलेक्ट नहीं करना है। प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन जो है उसको भी प्रिवेंट करने के लिए उसको हाई फाइबर डाइट लेनी है ना। अपना डाइट जो है इस तरह से मेंटेन करना है कि उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो। ठीक है, ऐसे सारे जो है इस तरह के एजेंट जो कि कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाते हैं वो सब अवॉइड करने हैं। यूज़ ऑफ हाई फाइबर लो प्रोटीन लो फैट डाइट, ठीक है, तो हाई फाइबर डाइट लेनी है, लो फैट और लो प्रोटीन डाइट उसको लेनी है। अवॉइड लिफ्टिंग, सर्जरी के बाद स्पेशली उसको जो है किसी भी तरह का कोई भी वज़न नहीं उठाना है। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी वेट लिफ्टिंग उसको नहीं करनी है। अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग, ज़्यादा लंबे समय तक बैठना भी नहीं है। ज़्यादा लंबे समय तक बैठना नहीं है तो इसलिए वो ड्राइविंग भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ड्राइविंग करेगा तो लंबे समय तक बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब प्रिकॉशंस उनको रखने हैं। अवॉइड इंटरकोर्स आफ्टर सर्जरी। ठीक है, नेक्स्ट रेगुलर फॉलोअप, जो भी उसको फॉलोअप बताया जाता है उसके लिए रेगुलरली जाना है। अगर उसको कॉन्स्टिपेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में जो है उसको स्ट्रूफ सॉफ्टनर्स जो है वो या ले सकता है, या फिर जो ऐसे सारे एजेंट जिसकी वजह से जो है उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो, नॉर्मल जो है उसका स्टूल मोशन हो जाए, वो सारे एजेंट वो यहाँ पर ले सकता है। सिटिंग एंड वॉकिंग फॉर द लॉन्ग पीरियड शुड बी अवॉइडेड, यानी ज़्यादा टाइम तक बैठना भी नहीं है, ज़्यादा टाइम तक खड़े भी नहीं रहना है, ज़्यादा टाइम तक चलना भी नहीं है। ठीक है, जो भी करना है उसको रेस्ट लेके करना है, थोड़ा थोड़ा रेस्ट लगना है। ज़्यादा थोड़ी देर बैठ गए तो फिर चलना फिरना है, फिर बैठ जाना। इस तरह से उसको जो है मोबिलिटी मेंटेन करनी है। इमोबलाइजेशन और एक्सेसिव एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी और इनएक्टिविटी दोनों को उसको प्रिवेंट करना है। बस जो नॉर्मल एक्टिविटी है उसको मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये सारे जो है हेल्थ एजुकेशन हमको प्रोवाइड करानी है पेशेंट को। प्रोग्नोसिस की बात करें तो जो है इसका प्रोग्नोसिस अच्छा हो सकता है ना। बीपीएच, प्रोग्नोसिस ऑफ बीपीएच इज़ गुड इफ इट डायग्नोज अर्लियर एंड मैनेज। अगर जो है किसी को अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया जाए, उसको जो भी पॉसिबल सर्जिकल इंटरवेंशन है वो कर लिए जाएँ और प्रॉपर मैनेजमेंट दिया जाए तो इसका प्रोग्नोसिस गुड है, यानी कि इस कंडीशन से पेशेंट अच्छे से ठीक हो सकता है। There is a risk due to the surgical intervention, but effective post-operative care and proper management minimize the risk of complication. हालांकि यहाँ पर जो है क्योंकि किसी को भी सर्जरी होती है तो सर्जरी के अपने कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बट अगर सर्जरी ठीक से परफॉर्म की जाए उसके बाद जो प्रिकॉशंस हैं वो प्रिकॉशंस ठीक से लिए जाए, पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रॉपर प्रोवाइड की जाए तो पेशेंट का जो बीपीएच है वो ठीक से मैनेज किया जा सकता है। यानी यहाँ पर प्रोग्नोसिस जो है इसका अच्छा देखने को मिलता है, पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अब ऑल ओवर कंक्लूजन की हम बात करें तो जो हमारा टॉपिक था क्या है, बीपीएच इज ए हाइपरप्लेशिया ऑफ प्रोस्टेट। मेनली क्या है, हाइपरप्लेशिया है बीपीएच जो है वो क्या कंडीशन है, प्रोस्टेट का हाइपरप्लेसिया हो जाना, यानी साइज जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मेनली जो है कब होती है, आफ्टर 45 ईयर एज के बाद देखने को मिलती है, मेल में देखने को मिलती है। कोज जो इसका मेनली एंड्रोजन इम्बेलेंस है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन का इम्बेलेंस हो जाता है, उसकी वजह से ये हो रहा है। कैरेक्टराइज जो है इसको यूरिनरी डिफ़िकल्टी जो है, अर्जेंसी, हेजिटेंसी, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स से इसको कैरेक्टराइज किया जा सकता है। इट इज़ डायग्नोज्ड बाय द फिजिकल एग्जामिनेशन एंड
रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड, ठीक है, इन सब से जो है यूरोफ्लोमेट्री, ये सब एग्जामिनेशन से इसको डायग्नोस किया जाता है। और यहाँ पर देयर आर वेरियस सर्जिकल प्रोसीजर यूज टू ट्रीट द BPH, TUIP, ठीक है, TURP, TUMT, लेज़र प्रोस्टेक्टोमी, ये सारे प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर या इंटरवेंशन किए जाते हैं। ठीक है, इफ़ द पोस्ट ऑपरेटिव केयर नॉट प्रोवाइडेड प्रॉपरली देयर इज़ अ चांस फॉर कॉम्प्लिकेशन। अगर प्रॉपर जो है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता तो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अदरवाइज जो है पेशेंट को अगर ठीक से पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड की जाए, सारे प्रिकॉशंस रखे जाएँ, तो उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती और पेशेंट सक्सेसफुली उससे रिकवर हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जो था हमने BPH के बारे में डिस्कस किया। होपफुली जो है आपको सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल आप फ्री हैं अपने डाउट पूछने के लिए। और इसमें जितने भी हमने सर्जरी पढ़ी हैं उसके रिगार्डिंग जो है और वीडियो वो आपको मिलने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, ताकि आप वहाँ से उसको जो है क्लियर कर लेंगे, सारे के सारे उन वीडियो को देखकर भी सर्जरी के रिगार्डिंग जो डाउट है वो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से सर्जरी होती है और उसका क्या बेनिफिट पेशेंट को मिलता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।